कोरोना का वायरस जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके अंदर म्यूटेट कर रहा है, और यदि देश की 70-75% जनता वैक्सीनेट नहीं हुई विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये इन्फेक्शन करता रहेगा, वेव पर वेव आती रहेंगी। देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव क्या कोरोना की तीसरी लहर को कर सकेगी कमजोर? इस पर यह कहना है प्रोफेसर निर्मल गुप्ता का, जो लखनऊ पीजीआई में कार्डियोवास्कुलर और थोरैसिक सर्जरी के प्रमुख हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 19 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और शीर्ष सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों से की मुलाकात। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से कई दिन तक जूझने के बाद शुक्रवार रात हुआ निधन। 91 साल के एथलीट का चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था इलाज। अभी 13 जून को ही उनकी पत्नी और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह का संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं के कारण हो गया था निधन। देश में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के कराए सर्वे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। कहा, इसकी वजह से देश में एक साल और बना रह सकता है संक्रमण का खतरा। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 70% विशेषज्ञों का अनुमान, दूसरी के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगी तीसरी लहर। दिल्ली सरकार का मजदूरों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते के तहत बढ़ाए गए मासिक वेतन से 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को मिलेगा फायदा। अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन 15,908, अर्धकुशल का 17,537 और कुशल श्रमिकों का 19,291 रुपए किया गया। अब खबरें काम की। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट जैसे दस्तावेज अब सितंबर तक रहेंगे वैलिड। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने बढ़ाई रिन्यूअल की डेडलाइन। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया ऐलान। 1 फरवरी 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके सभी दस्तावेजों पर लागू होगा आदेश। उत्तर प्रदेश में की जा रही 441 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में होंगे आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के लिए खास बनी राज्य की टीम 9 के साथ वर्चुअल बैठक में दी जानकारी। 14 मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से पढ़ाई के भी दिए निर्देश। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, दूसरी लहर से मिले सबक क्या कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने में करेंगे मदद? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं लखनऊ पीजीआई में कार्डियोवास्कुलर और थोरैसिक सर्जरी के प्रमुख प्रोफेसर निर्मल गुप्ता से। मेडिकल एक्सपर्ट्स के रॉयटर्स पोल की माने तो देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है। दुनिया भर के 40 डॉक्टर्स और महामारी विज्ञानियों का अनुमान है कि वैक्सीनेशन में तेजी तीसरी लहर में कुछ हद तक बचाव करेगी, लेकिन ये महामारी कम से कम 1 साल तक और हमारे लिए खतरा बनी रहेगी। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ पीजीआई में कार्डियोवास्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी के प्रमुख प्रोफेसर निर्मल गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कोरोना की दूसरी लहर से हमने काफी सबक सीखा है। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी जैसी समस्या के लिए अब बेहतर तैयारी की उम्मीद की जा सकती है। कुछ हद तक लोगों को टीका भी लग चुका होगा, तो क्या तीसरी लहर पर हम बेहतर तरीके से काबू पा सकेंगे? अक्षय जी, आपने जो प्रश्न किया है ये आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों और मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई, जो उसने पूरे विश्व को, खास तौर पर भारत को एकदम आतंकित कर दिया, क्योंकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था की जो चरमराहट है, जो नजर नहीं आती थी, वो उसने एक्सपोज कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, तो
3-4 महीने पहले तक मेरा विचार था कि शायद दूसरी वेव से होने वाले प्रभावों की वेव हो सकती है, लेकिन यदि तेज गति से हम लोग वैक्सीनेशन करने में सफल रहते हैं तो तीसरी वेव का आने का खतरा कम है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी भविष्यवाणी में कुछ सुधार करूं, क्योंकि अब मेरे पास वो डेटा है जो कि संबंध रखता है वैक्सीनेशन की मात्रा पर। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 4-4.5% जनता का वैक्सीनेशन हुआ है। यदि हम उसको ठीक ढंग से इस डेटा को देखें तो हम जानते हैं कि कोरोना का वायरस जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके अंदर म्यूटेट कर रहा है, और यदि देश की 70-75% जनता वैक्सीनेट नहीं हुई विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये इन्फेक्शन करता रहेगा, वेव पर वेव आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वायरस उनके अंदर म्यूटेट करता रहेगा जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो थर्ड वेव की आशंका मैं समझता हूँ आज की डेट में यदि हम लोग भविष्यवाणी ना करके केवल ट्रेंड देख के बोलें तो आने की पूरी संभावना है। ट्रेंड की आपने बात की तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की हर लहर में ब्रिटेन और भारत में एक ट्रेंड देखने को मिला है। ब्रिटेन में दूसरी लहर जब पीक पर थी तब भारत में केस कम हो रहे थे, वहां केस कम होने शुरू हुए तो हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ गई। अब यूके में थर्ड वेव में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यही हाल अगले 2 से 3 महीने में भारत में देखने को मिल सकता है। लेकिन यूके की बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन वहां हो चुका है, जबकि यहाँ आपने जैसा कहा 5% लगभग को ही पूरी तरह से टीका लग पाया है। तो ऐसे में तीसरी लहर में हमारे लिए चिंता का बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें एक बड़ी चुनौती होगा? डेल्टा प्लस भी हो सकता है और भी वेरिएशंस अभी पता लग सकते हैं समय आने पर, क्योंकि आईसीएमआर के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं नए स्ट्रेन को पकड़ने के लिए। ब्रिटेन की जो आपने बात कही, तो मैं 10 साल ब्रिटेन में काम किया हूँ, तो इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि वहाँ का जो डेटा है वो बहुत रिलायबल डेटा होता है। उस रिलायबल डेटा की वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो भी हमें समाचार मिलते हैं उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर डेटा की रिलायबिलिटी उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो हमारे देश में मृत्यु और इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, इन तीनों में जो हम ट्रेंड देखते हैं घटने बढ़ने का, उसको हम बहुत ज्यादा रिलायबल इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि डेटा कलेक्शन जो है हमारे यहाँ बहुत इरेटिक है। जिस दिन हमारा डेटा सुदृढ़ हो जाएगा उस दिन हम भविष्यवाणी भी कर सकने में समर्थ होंगे और बीमारी का पैटर्न को सही तरीके से डील करने के लिए भी समर्थ होंगे। जहां तक ब्रिटेन की बात की आपने, तो वहां पे 50% से कम लोग अभी वैक्सीनेट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50% नहीं हुए हैं उनके अंदर वो कोरोना म्यूटेट कर रहा है और धीरे धीरे थर्ड वेव के रूप में अपने आप निकाल के बाहर ला रहा है। तीसरी लहर का बच्चों पर क्या असर होगा, इसे लेकर बहुत तरह की बातें आ रही हैं। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक बच्चों और 18 साल से कम उम्र के लोगों को थर्ड वेव में काफी खतरा रहेगा, क्योंकि इन्हें टीका लगना अभी शुरू नहीं हुआ है हमारे देश में। दूसरी तरफ WHO और एम्स की स्टडी के अनुसार बच्चों में जीरो पॉजिटिविटी रेट बड़ों की तुलना में ज्यादा है, तो तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत असर नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इसे? मैं एम्स की स्टडी को ज्यादा रिलायबल मानता हूँ। उसका एक मेडिकल कारण है। उसका मेडिकल कारण ये है कि बच्चों के अंदर जो टी सेल इम्यूनिटी होती है वो लगभग 7 से लेके मतलब बचपन से लेके 8 साल या 10 साल तक बहुत अच्छी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि 18 को कट ऑफ लाइन ना मान के, 18 का बच्चा लीगली बच्चा हो सकता है लेकिन मेडिकली बच्चा नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 10 से लेके 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं इनको कोरोना हो सकता है। 10 से नीचे के उम्र के बच्चे जो होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनमें कोरोना का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड जो होती है वो काफी एक्टिव होती है और उसकी इम्यूनिटी से बच्चे बच सकते हैं। जी, कई राज्यों में अनलॉक के बाद बाजारों और पब्लिक प्लेसेस में भीड़ बढ़ती जा रही है।
जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जताई है कि कोविड रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे तीसरी लहर को न्योता देने के समान है। उधर महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने भी आगाह किया है कि जिस तरह से भीड़ दिख रही है, उस हिसाब से तो 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। तो ये संतुलन कैसे बने? कारोबार चलते रहने के लिए अनलॉक भी जरूरी है। ऐसे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा कि केस बढ़े तो लॉकडाउन, कम हुए तो अनलॉक। थर्ड वेव के अलर्ट के बीच इससे कैसे डील किया जाए? बड़ी भारी विडंबना है जो आपने अपने सवाल के अंदर उठाई है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश के अंदर जो सिविक सेंस है वो बहुत ही कमजोर है। लोगों को ये समझाने में बहुत मुश्किल आ रही है कि यदि मान लीजिए वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने की प्रक्रिया अपने जीवन में एक नॉर्म के हिसाब से अब नहीं अपनाएंगे तो खतरा उनको भी है और उनके मिलने जुलने वालों को भी है जिनसे वो बहुत करीब से मिलते जुलते हैं। दूसरी एक समस्या है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है एनफोर्समेंट एजेंसीज का बेरुखी नजरिया। कोर्ट आदेश पारित कर सकती है, अखबार प्रचारित कर सकते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड एनफोर्स करना कोर्ट के डायरेक्टिव्स को और बीमारी से बचने के जो उपाय हैं उनको एनफोर्स करना, वो काम होता है एनफोर्समेंट एजेंसीज का। आपका अपना नजरिया मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन आप खुद देखते होंगे कि भीड़ भरे चौराहों पे पुलिस वाले बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं और वहां पे लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे होते हैं। तो दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी सतर्क होना होगा, उनको भी बतलाना होगा और जनता को भी समझना होगा। जब हम दोनों चीजें साथ साथ करेंगे तभी इस तीसरी, चौथी, पांचवी लहर से बच पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से हम लोग नॉन सिविक मैनर में आज दिख रहे हैं थर्ड लॉकडाउन के उठने के बाद, कई वेव्स आने की संभावना समझता हूँ अगले 1-2 साल में। अलर्ट रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर गुप्ता, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे इतिहास में आज के दिन के बारे में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए आजादी के मतवालों की चहेती किताब आनंद मठ के बारे में, जिस पर कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का आरोप लगा। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1947 में मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जन्म। 1970 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म। 1981 में भारत ने अपने भूस्थैतिक उपग्रह एप्पल का सफल प्रक्षेपण किया। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग का अनुमान गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मध्यम से गंभीर गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका। अब बारी सुविचार की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।